हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर बाय वीरेंद्र यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। HSSC CET की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले हमने वीडियो बनाई थी एक कंप्लीट ओवरऑल तैयारी कैसे करनी है, उसके बाद में अलग अलग पार्ट्स में आप लोगों के सामने हर सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेके आ रहा हूं। हमने डिस्कस किया था पहले कि कैसे चीज़ों को हमें बेहतर बनाना है, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम इंग्लिश के जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर, 6 से 7 क्वेश्चंस की हमारी एवरेज रहती है हर एक पेपर के अंदर, चाहे वो किसी भी लेवल, किसी भी डी ग्रुप, सी ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, किसी का भी एग्जाम हो, छोड़ के स्पेसिफिक इंग्लिश सब्जेक्ट के जो एग्जाम्स है, टीचिंग एग्जाम्स हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक नॉर्मल HSSC का जो एग्जाम होता है उसमें हमारे 6 से 7 क्वेश्चन इंग्लिश की वेटेज हमारी रहती है। सबसे पहला डाउट जो 99.99% स्टूडेंट्स को रहता है, उनको यही नहीं समझ आता कि वो उन 7 क्वेश्चंस में से कम 5 या 6 क्वेश्चंस को सही कर पाए। इसके लिए उन्हें पढ़ना क्या है। आधे स्टूडेंट्स को तो पूरी तैयारी के दौरान यही समझ में नहीं आता कि हम पढ़ें क्या। उनको कोई वीडियो में बता देता है ये पढ़ लीजिए, वो उसको पढ़ने लग जाते हैं। उसको पढ़ते पढ़ते उनको अगर थोड़ा सा कहीं पे फंस जाते हैं, समझ नहीं आता है, टीचर का समझ नहीं आता है, तो फिर वो दूसरे वीडियो पे चले जाते हैं। वो बता देता है कि नहीं नहीं, इस टॉपिक को रहने दो, इस टॉपिक को पढ़ लो। सभी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, सभी अपने तरीके से आपको ढालने की कोशिश करेंगे कि आप उनकी बात को माने। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको आपके तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा आउटपुट और रिजल्ट एग्जाम के अंदर मिल सकता है, रेदर देन कि अगर आप किसी और के तरीके से पढ़ रहे हो। तरीका आपका होगा, अप्रोच आपकी होगी, गाइडेंस थोड़ी सी मैं देने की कोशिश करूंगा कि हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इस वीडियो के माध्यम से जो भी बातें मैं बताने वाला हूं वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मेरी पर्सनल प्रिपरेशन के दौरान जब मैं पढ़ता था तो मैं कैसे, अभी भी मैं पढ़ता हूं तो मैं कैसे पढ़ता हूं इंग्लिश को और कहां से मैं इंग्लिश को सीखता हूं। मैं अपना रिसोर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं किसी की कोई भी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, किसी भी बुक का प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूं, किसी से मैंने पैसे नहीं लिए हैं। ये एक टीचर का टीचर के लिए, मान लीजिए जो टीचर हैं जिनकी ये बुक आपके सामने लगी हुई है, इस बुक को जिस टीचर ने बनाया है उन टीचर से मैं खुद पढ़ा हूं, इसीलिए मैं उनकी इस बुक को फॉलो भी करता हूं और मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं आगे रिकमेंड करता हूं कि वो इसी बुक से पढ़े। इस बुक का जो नाम है वो नाम है दोस्तों पैरामाउंट, प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। नीतू सिंह जी मैडम है, उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है, बनाया गया है। प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 जो है वो ये वो बुक है। और ये जो मेरे सामने, मेरे पास जो वर्जन है जिसे मैं पढ़ता हूँ, ये 2015-16 के टाइम पे जो वर्जन आया था वॉल्यूम 1, ये वो वर्जन है। उसके बाद बहुत सारे अपडेशंस आ चुके हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी बुक को रिकमेंड करता हूँ, पढ़ता हूँ। अब बात आती है कि हमें इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। देखिए, ये बात आप चाहे किसी की मत मानिए, आप एक काम कीजिए, आप पिछले 4-5 साल, 2-3 साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए, 40-50-100 क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए, जितने आपसे हो सके उतने डाउनलोड करके उसमें आप खुद चेक कर लीजिए कि जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं, किन टॉपिक से कम पूछे जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं, किसी टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जाएं? क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं वो ज्यादा डेली लाइफ में यूज होने वाले टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि हमारा जो टेंस का टॉपिक है, काल का जो टॉपिक है, समय का जो टॉपिक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इज एम आर कहाँ आता है, वाज वर कहाँ आता है, हैज हैव कहाँ आता है, हैड कहाँ आता है, हैड बीन कहाँ आता है, सिंस कहाँ आता है, फोर कहाँ आता है, विल कहाँ आता है, शेल कहाँ आता है, विल हैव बीन, शेल हैव बीन, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई वॉज साइकिलिंग, आई विल प्रिपेयर, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कॉन्सेप्ट्स। इसीलिए सबसे ज्यादा एग्जामिनर, HSSC का एग्जामिनर जो है वो इंग्लिश के ऊपर इतना एडवांस ध्यान नहीं देता है, वो आपसे बेसिक टेंस के क्वेश्चंस को पूछता है। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि हमें जो टेंस का टॉपिक है वो टॉपिक हमें करना ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले नंबर पे कौन सा टॉपिक हो गया जी? टेंस का टॉपिक हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्रिया। क्रिया यानी कि वर्ब।
वर्ब के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब इस बुक के अंदर वर्ब बेसिक भी दिया हुआ है और वर्ब एडवांस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप समय लगाएंगे चैप्टर नंबर 1 जो है वर्ब बेसिक के ऊपर, दूसरे नंबर पे आप समय लगाएंगे वर्ब एडवांस के ऊपर। बेसिक और एडवांस का फर्क इतना है कि जो बेसिक वर्ब है वो वर्ब दिए हुई है जो हर एग्जाम में बेसिक पूछी जाती है। वर्ब एडवांस का मतलब है कि आप थोड़े से अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के एग्जाम, बैंक, रेलवे के एग्जाम्स भी अगर आप देते हैं तो वहां आप वर्ब एडवांस का टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर पे वर्ब हो गया हमारा। तीसरे नंबर पे हमारा पैसिव वॉइस। आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैंने ये किताब लिखी, मेरे द्वारा ये किताब लिखी गई, उसने काम किया, उसके द्वारा ये काम किया गया, मैं पानी पी रहा हूं, पानी मेरे द्वारा पिया जा रहा है। तो ये डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, इन्हीं को हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ज्यादातर हम पढ़ते हैं। यहां पे हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना होता है और वो बेसिक जो हमारे रूल्स होते हैं, ही सेड, ही टोल्ड, ही आस्क, उसने कहा, उसने ऐसा बोला था, उसने मुझसे पूछा, क्वेश्चन मार्क कहां आएगा, फुल स्टॉप कहां आएगा, कोमा, इन्वर्टेड कोमास कहां आएंगे। ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। इनके बारे में आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के चैप्टर से आपको इनको सीखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस ही इन्हीं से आते हैं। अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, पढ़ना कैसे है इस किताब को, ठीक है। और इस किताब को आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हार्ड कॉपी पढ़ना चाहता है तो वो हार्ड कॉपी जाके बाय कर सकता है, किसी भी बुक स्टोर पे जाके पूरे भारत में आपको ये किताब मिल जाएगी। पीडीएफ इस किताब की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस चैनल को जाके ज्वाइन करके फाइल के सेक्शन में जाके और प्रिंट टू पैरामाउंट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, आपका जैसा मन करे आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन टैग जो है वो पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन टैग का मतलब है कि कोई भी जब हम बात बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में जब हम बात बोलते हैं, क्या मैं सुंदर दिख रहा हूं या नहीं, क्या तुमने पानी पिया या नहीं पिया, क्या तुम वहां जाओगे, नहीं जाओगे क्या। तो जब हम किसी भी वाक्य के अंत में छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा क्वेश्चन टैग का टॉपिक होता है। Isn't it, aren't it, ain't it। तो ये क्वेश्चन टैग के जो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक से, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप समझ गए isn't it कहां आएगा, aren't it कहां आएगा, aren't it कहां आएगा, तो आपको क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वो सारी चीजें इस किताब में हिंदी भाषा में समझाई गई है। इंग्लिश की किताब को हिंदी में लिखा गया है, बहुत बढ़िया बात है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है भाई, उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है नाउन। बेसिक नाउन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा एक सेंटेंस होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे पास साउंड होता है, साउंड, ठीक है। साउंड के बाद हमारे पास क्या आते हैं, लेटर्स आते हैं। लेटर्स के बाद क्या बनता है हमारे पास, वर्ड बनता है। वर्ड से क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस के अंदर नाउन को पहचानना, सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन को पहचानना, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को पहचानना, ये बेसिक बातें जो हैं ये आपको सीखनी पड़ेंगी, आनी ही आनी चाहिए। अगर कोई भी सेंटेंस मैं आपको दे देता हूं, राम इज राइटिंग ए लेटर, तो आप इतने सक्षम होने चाहिए कि उस सेंटेंस के अंदर से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, हर चीज को निकाल पाओ, अलग अलग कर पाओ। तो 50% तैयारी आपकी वहीं पे इंग्लिश की हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों आर्टिकल पढ़ना है। ए, एन और दी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एन कहाँ आता है, दी कहाँ आता है, यूनिवर्सल ट्रुथ पे दी आता है, ठीक है। और एक के लिए ए आता है, वोवल साउंड हो तो एन आता है, नंब्रेला, ऑनेस्टी, इसके पहले एन आता है। तो इनके थोड़े बहुत रूल्स आपको पढ़ने हैं। एक आधा क्वेश्चन अगर फंस गया पेपर में और आप कंफ्यूज हो गए, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए बेसिक जो आपको आर्टिकल हैं वो आपको आने चाहिए। उसके बाद आप लोगों को प्रेपोजिशन पढ़ना है जी। प्रेपोजिशन, स्थान, प्रेपोजिशन, पोजीशन को बताते हैं। जैसे कि ऑन द टेबल, बिलो द टेबल, तो बिलो का मतलब और ऑन का मतलब, इन द रूम, इनटू द रूम, ऑन, ऑन टू, इन सभी में क्या फर्क होता है। तो पिक्चर्स के माध्यम से प्रेपोजिशन को पढ़ना एक बेस्ट तरीका माना गया है। अगर कोई इंग्लिश
के बैकग्राउंड का स्टूडेंट या इंग्लिश का कोई अगर टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो वो मेरी बात से प्लीज एग्री करेंगे कि प्रेपोजिशंस को पिक्चर के माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है। अगर हम पिक्चराइज करके बताते हैं कि भाई अप द टेबल, बिलो द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन टू द टेबल, अपॉन द टेबल, तो ये सारी चीजें पिक्चर के माध्यम से और प्रेपोजिशन का टॉपिक आपको करना है। ठीक है जी। इस किताब से प्रेपोजिशन करने के बाद आप लोगों को वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड, वर्ड्स ऐसे शब्द जो कभी कभी क्या करते हैं, हमें कंफ्यूज करते हैं और हम मिसयूज्ड उनका कर लेते हैं, गलत जगह पे उनका यूज कर लेते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एस्पेक्ट, तो इनमें डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। समझ रहे हो? डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, फर्क पता होना चाहिए। एक्सेप्ट कहां आएगा, एक्सपेक्ट कहां आएगा, एक्सेप्ट कहां आएगा। ठीक है, तो ऐसे शब्दों के बारे में आपको इस किताब से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सीधा सा आ जाना है हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे एवं लकोक्तियां, इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर आपको आ जाना है। इस किताब के अंदर 700-800 के आसपास वन वर्ड्स हैं, 700-800-900 के आसपास इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। यकीन मानिए, अगर ईमानदारी से और एनर्जी के साथ अगर आप इस किताब को लेके बैठे और आप वन वर्ड और इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करने और समझने के बिल्कुल धीरे से धीरे स्पीड में भी अगर आप इनको करने के लिए बैठोगे तो ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन से 15 दिन के बीच का समय आपको लगेगा। ये सभी के सभी आपको टिप्स के ऊपर हो जाएंगे। अगर आपसे कोई ये भी पूछ लेगा कि कोई गिनती के 20 इडियम्स बता दो, तो आप लाइन वाइज 20 इडियम्स को बता पाओगे। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एप्पल पाई ऑर्डर, एन एप्पल ऑफ वंस आई, ब्लू मून, और आपका डैगर्स ड्रोन। इस तरीके से आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को खुद को तो आते ही हैं, दूसरे को भी आप एक्सप्लेन कर पाओगे। और जो फिर आपका अगर कोई फ्रेंड है, आपका कोई भाई बहन है, उसको सिखाओगे, खुद याद करके दूसरे को सिखाओगे तो फिर आपको वो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। 2015-16 में मैंने इन इडियम्स और फ्रेजेस और वन वर्ड्स को याद किया था, उसके बाद मैंने कभी दोबारा इस किताब में उनको याद नहीं किया। लेकिन आज भी मुझे इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस बुक के सारे मुझे याद है, ए से लेके जेड तक। ठीक है, तो आप भी इनको याद कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स, खुद के एग्जाम्पल्स के हिसाब से जब बनाएंगे, डैगर्स ड्रोन, जब आप सोचते हैं कि जानी दुश्मन, तो दुश्मन के साथ कुछ कहानी वहां पे जोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको वो बहुत चीजें जो है वो ज्यादा जल्दी याद हो रही है। ठीक है जी, चलिए जी, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार इसको थोड़ा सा छोटा करके और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और देखते हैं इस बुक में हमें किस तरीके से चीजों को जो है वो हमें एक्सप्लेन करके बताया गया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं एक टॉपिक को, वर्ब को ही यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और फिर इसके बाद सीधा हम वन वर्ड और इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर चलेंगे ताकि ज्यादा समय वेस्ट ना हो। बस मैं ये बताने आया था कि आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है वो बता चुका हूं, कहां से पढ़ना है वो बता चुका हूं, कैसे पढ़ना है वो मैं अभी बता रहा हूं, 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको अच्छा लगे कि इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है तो बिल्कुल आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। वर्ब का चैप्टर है, शुरू में ही इन्होंने क्लियर कर दिया यहां पे। एक सेकंड रुकिए, हम चलो यही ले लेते हैं। वर्ब, वर्ब दर्शाता है किसी काम का होना, किसी कार्य का होना। वर्ब को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? डूइंग वर्ड के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, एक एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ब को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो डूइंग वर्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि करने वाला जो शब्द है, जो हमें यह बताता है कि कार्य हो रहा है, कार्य का होना दर्शाया जाता है, काम हो रहा है, काम का होना जिसके द्वारा दर्शाया जाता है वो होता है डूइंग वर्ड, और उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया या फिर वर्ब कहते हैं। यहां से हमें पहली चीज हमें पता लग गई है। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ब। हमारे पास 2 कैटेगरी में हम वर्ब को डिवाइड कर देते हैं। किताब जब आप पढ़ते हो ना तो उस किताब को ऐसे पढ़िए, बोल बोल के। अगर आप कमरे में अकेले हैं तो भी किताब को लेके जब आप बैठे हैं तो आपको इस तरीके से पढ़ना है उसको कि किताब, दीवारों को आप पढ़ा रहे हो। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे कोई भी इंसान मौजूद नहीं है, सामने कैमरा लगा हुआ है और मैं कैमरे में देख के रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं, और रिकॉर्डिंग के दौरान मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि अभी आप जो भी मेरी स्क्रीन के ऊपर अभी मेरे को देख रहा है वो मुझसे कनेक्ट कर पाए।
क्योंकि मैं अभी इस कैमरे को पढ़ा रहा हूं, मेरे पास आसपास कोई भी यहां पे नहीं है। तो आप भी जब कमरे में बैठे हो, अपने स्टडी रूम में बैठे हो, तो वहां पे आपको ऐसे ही बोल बोल के बोलना है और ऐसे करना है जैसे आप दीवारों को पढ़ा रहे हो। ठीक है। अब आपने पढ़ा कि वर्ब को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, और एक कैटेगरी हो गई हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। मेन वर्ब के अंदर हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं, प्रमुख क्रिया के अंदर हम उन क्रियाओं को पढ़ते हैं, उन काम करने वाले शब्दों को पढ़ते हैं जिनसे काम होने का पता चलता है, कार्य का होना दर्शाया जाता है, जो उस सेंटेंस में, उस वाक्य में मेन क्रिया के स्थान पर आते हैं। हम उनको मेन वर्ब्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, यहां से ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद आ गई सहायक क्रिया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ गई। हेल्पिंग वर्ब को हमने फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास हो गए मॉडल्स और एक हमारे पास हो गए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास हो गई। पहले हम देखेंगे मॉडल्स क्या होते हैं। भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें अभी तक इंग्लिश का ई भी नहीं पता। हमारे पास एक किताब है जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर ने जिसको लिखा है, हम उस किताब की हेल्प लेके, उस किताब में से पढ़ के हम इंग्लिश ग्रामर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। मोडाल्स, मोडाल्स जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते, मोडाल्स जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते, ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब हैं उसके अंदर क्या है, मोडाल्स, और ये मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते। इसका किसका कार्य कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते। पहली बात, जैसे हमारे पास होता है कैन, जो क्षमता को दर्शाता है। जैसे हम पोलाइटली अगर हम पूछें किसी से, तो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैन, मे आई ड्रिंक द वाटर, मे आई ईट द फूड, ये हो गया जहां पे हम पोलाइटनेस, विनम्रता दर्शा रहे हैं। वहीं पे अगर हम कुछ स्ट्रॉन्ग इंथुजियाज्म दिखाते हैं और कहते हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, आई कैन क्रैक एच एस एस सी सी ई टी, और आई मे क्रैक एच एस एस सी सी ई टी। आई मे क्रैक एचएसएससी सीईटी का मतलब हाँ मैं एचएसएससी सीईटी शायद क्रैक कर दूंगा, और आई कैन क्रैक एचएसएससी सीईटी, मैं एचएसएससी सीईटी को क्रैक कर सकता हूं। तो जहां पे स्ट्रोंगनेस आ जाती है वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। तो मोडाल्स के अंदर क्या हो गया, मोडाल्स मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर सकते हैं। कैन, कुड, मे, ये सभी क्या हो गए, हमारे मोडाल्स हो गए। जैसे नीड, नोट दिया हुआ है, नीड जरूरत, डेयर एवं यूज्ड, और इन नीड एवं डेयर मोडाल और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। यहां से हमें यह भी बात पता लग गई कि जो मोडाल्स हैं वो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते, जैसे कैन, कुड, में, लेकिन वहीं पे हमारे पास नीड और डेयर दो ऐसे हैं जो मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं। तो यहां से हमारे कॉपी जो आप बनाओगे इंग्लिश की, वहां पे आपने नोट डाल के इस बात को लिख लेना है। असल में मतलब एक एक पॉइंट और यहाँ पे ये आता है, मैंने देखा है कि हम जब भी किसी किताब को पढ़ते हैं तो हम पेन उठाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है किताब के अंदर तो वो चीज लिखी ही हुई है, पढ़ रहे हैं तो हमें साथ साथ वो याद भी हो रही है। अरे 300 पेज की किताब है, 300 पेज की किताब अगर आपने पढ़ भी ली तो उस 300 को कैसे आप 50 पेजेस पे, 100 पेजेस पे उतारोगे, उसके अंदर से खींच के इंपॉर्टेंट डेटा को निकालना ही तो वही तो चीज है ना, वही तो आपको आगे काम आएगी। रिवीजन के टाइम पे आप पूरी किताब दोबारा थोड़ी ना पढ़ने बैठोगे। रिवीजन के टाइम पे तो आपने नोट में लिखा हुआ है कि भाई नीड और डेयर दो ऐसे मॉडल्स हैं जो हमारे मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं, वहां पे आप पूरा पढ़ने थोड़ी बैठोगे। फिर हमें पता लगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसके अंदर जैसे कि बी, डू और हैव ये आती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। यहां से हमें क्या पता लग गया भाई, यहां से हमें बेसिक सी बात पता लग गई है। एक सेकंड, यहां से हमें क्या पता लग गया भाई, अरे हो जा भाई, एक मिनट रुकिए जी, कहां से कटेगा ये, एक सेकंड दे दीजिए बस मुझे, एक सेकंड, तो हम काट ही देते हैं पूरा, दोबारा से ओपन करते हैं। तो यहां से चीजों को आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे वर्ब है तो वर्ब हमें कैसे पढ़नी है, और इसके बाद हम बात करेंगे
यूज टू मॉडल और जो ऑब्जेक्टिव है दोनों का कार्य कर सकता है। जो यूज्ड टू है वो मॉडल और एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकता है। पहली बात हमें ये पता लगी। यहां पे हमें ये भी नहीं पता एडजेक्टिव क्या होते हैं, यहां हमें ये भी नहीं पता मॉडल क्या होते हैं। मॉडल क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें क्या ध्यान रखना है, यूज्ड टू ये जो है मॉडल और एडजेक्टिव दोनों की तरह हमें यूज किया जाता है। फिर अब इनको एक एक करके उन्होंने एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये चीजें जो हैं ये कैसे अप्लाई करनी है सेंटेंसेस के अंदर, और क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो वहां पे हमें कैसे टैकल करना है, ये चीजें बताइए। ऑक्सिलरी वर्ब्स वे वर्ब जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। जो दूसरे वर्ब्स के साथ यूज होते हैं उनको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कैन हमारा कुड, मे, माइट, शेल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ought टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है। जैसे शी कैन रन फास्ट। रन मतलब हो गया भागना, भागना मतलब काम को शो कर रहा है, काम क्या हो रहा है, भागा जा रहा है। तो जो भागा जा रहा है ये जो शब्द है ये किसको दिखा रहा है, काम के होने को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई हमारी, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था वर्ब का मतलब ही क्या होता है, कार्य का होना दर्शाया जाता है। तो मेन वर्ब हमारी क्या हो गई सेंटेंस के अंदर, रन यानी कि भागना हो गई। और उसके बाद हमारे पास एक मॉडल भी इसके अंदर यूज हो गया, क्या, कैन का यूज हो गया है यहाँ पे। और कैन यानी कि मॉडल मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर सकता है। कैन स्ट्रेंथ क्षमता को दर्शाता है, हो सकता है, कर सकता हूं, उसके लिए दर्शाया जाता है। तो सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब हो गई हमारी रन, भागना, कौन भाग रहा है, शी वो भाग रही है, वो कैन रन फास्ट वो तेज भाग सकती है। दूसरा, यू शुड स्टडी इंग्लिश आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। तो शुड यहां पे क्या हो गया, मॉडल हो गया, और हमारा स्टडी क्या हो गया, यहां पे पढ़ाई जो काम हो रहा है, होना है, वो हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब यहां पे हो गई। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस के अंदर पहचानना है मुख्य क्रिया क्या है, और आपका मॉडल दिया है तो उसको पहचानना है। इस तरीके से आपको ऐसे ही मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यूज टू, नीड, डेयर, इन सभी के बारे में पढ़ना है। सेंटेंस दिए हुए हैं, आई एम, एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सहायक क्रिया हो गई। यूज टू क्या हो गया, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, हमने पढ़ा था। स्लीपिंग क्या हो गया, काम हो रहा है, स्लीपिंग जीरंड हो गया। लेट एट नाइट, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, पहले मैं रात को मेरी लेट सोने की आदत थी, ज्यादा देरी से मैं सोया करता था। यूज्ड टू मतलब होता है पास्ट में कोई आदत दर्शाई जाती है। आई नीड यू मुझे तुम्हारी जरूरत है, नीड मेन वर्ब हो गई। यू नीड नॉट कम टुमारो तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नीड हो गई। शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो घर लेट आए। इस तरीके से आप लोगों को चीजों को समझते हुए चलना है। और जब आप देखेंगे कि इस तरीके से आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ रहे हैं, मे, माइट, मस्ट, हर चीज का अच्छे से आप लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, शेल, विल कहाँ पे यूज होगा, कमांड, प्रोमिस क्या यूज है इनका, साथ साथ सेंटेंस, साथ साथ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। वुड का यूज अलग से आप लोगों को बताया गया है। फिर ये शुड के कुछ रूल्स आपको, ought टू के कुछ रूल्स, यूज टू के कुछ रूल्स। तो 3-4 दिन का समय लगाइए, 4-5 दिन का समय लगाइए, एक टॉपिक को क्लियर कीजिए, वर्ब को क्लियर कीजिए। जैसे ही आप पाएंगे कि आप लोगों ने किसी भी चैप्टर की थ्योरी को कर लिया है, उसके बाद आपको आना है अपने चैप्टर के बिल्कुल जब आप लास्ट में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब दी गई है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वगैरह दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म दी हुई है, फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, इनका क्या मतलब है सभी का आप लोगों को पता लगेगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड, बहुत सारी अच्छी अच्छी वर्ब आप लोगों को दी गई हैं जिनके बारे में आपको पता होना लगेगा। बाथ, बेद, क्लैप्ड, कुक्ड, काउंटेड, यही शब्द हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और यही शब्द आप लोगों को इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग करके आप लोगों को हर चीज को इसमें समझाया गया। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को आप लोगों को देखना है, ऐसे चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ना है। 2-3 ग्रुप्स में इन शब्दों को आपको दिया गया है। फिर ये आ गया है आपका यहाँ पे वर्ड्स कंफ्यूज विद वर्ब्स, ऐसे शब्द हैं जो वर्ब, नाउन और आपका जो है एडजेक्टिव, इनमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं कौन सी वर्ब है। जैसे अफेक्ट होती है वर्ब, और इफेक्ट होता है नाउन, और वर्ब दोनों होता है। इफेक्ट का मतलब होता है असर करना, इफेक्ट मतलब होता है बदलाव लाना, परिणाम लाना। अश्योर क्या होता है, एंश्योर क्या होता है, और इंश्योर क्या होता है। अश्योर वर्ब है तसल्ली देना, एंश्योर है सुनिश्चित करना, और इंश्योर है बीमा करना। इंश्योरेंस आपने सुना होगा, वहीं से इंश्योर शब्द निकला है।
मेरे पिताजी को मैंने इंश्योर्ड करवाया हुआ है, यानी कि मेरे पिताजी को मैंने क्या कराया हुआ है, इंश्योरेंस करा के उनको सुरक्षित कर दिया है। अब अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है, हेल्थ प्रॉब्लम आती है, तो वो हम क्या करेंगे, उनको इंश्योरेंस उनका क्लेम हो जाएगा। हर चैप्टर के लास्ट में आप लोगों के सामने ऐसे एरर के सेंटेंसेस दिए गए हैं। सबसे ही वॉज सो इनक्यूसिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। ये पहला हो गया, पहले आप खुद से के अंदर एरर को ढूंढेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। सेंटेंस के अंदर आप लोगों को बताना है कि क्या है, ही वॉज बोर्न आएगा, ही वॉज बोर्न आएगा, क्या आएगा, बोर्ने में प्रॉब्लम है या फिर एफ्लुएंट फैमिली में प्रॉब्लम है, कहां पे एरर है। इस तरीके से आपको ये जो सारे के सारे चैप्टर के लास्ट में जो सेंटेंस दिए गए हैं, अगर आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ही सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले उसके बाद करेंगे, फिर आप लोगों के सामने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं कि पहले में रोज में एरर था। रोज का मतलब होता है उठना, कई सवाल उठाना के लिए रेज्ड मेनी क्वेश्चंस आएगा, रोज नहीं आएगा। फिर बियर का मतलब होता है पैदा करना, और बियर की थर्ड फॉर्म होती है बोर्न, तो बियर होता है सहन करना, और B3 होता है बोर्ने। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर्स को भी जो है वो देखना पड़ेगा। और अब हम एक बार चलते हैं आपके ईडियम्स फ्रेजेस की तरफ और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की तरफ। ये देखिए यहां पे दिए हुए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वोकैबुलरी दी हुई है, A to Z कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को भी आपको पढ़ना है। 400-500 के आसपास शब्द आपको दिए हुए हैं। अगर ये शब्द अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपकी वोकैबुलरी भी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अब हमारे आ जाते हैं दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले ऐसी जगह जहां पे इन जानवरों को मारा जाता है खाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, कसाई खाना कहते हैं, यानी कि एबेटॉयर कहते हैं। उसके बाद किसी शब्द या किसी फ्रेज की शॉर्टन्ड फॉर्म जो होती है उसको क्या कहते हैं, एब्रीवेशन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को इनको पढ़ना है। आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान जो भी हमारे बिजनेस मीटिंग होती है उसके दौरान उन चीजों को दर्शाना जो कंसीडर की जाए उनको क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं। जैसे कि हमारी कोई मीटिंग हो और मैं आप लोगों को आके लिस्ट दे दूं कि हम ये चीजें करने वाले हैं, तो वो है हमारा आज का एजेंडा। इस वीडियो का एजेंडा, कैसे इंग्लिश पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, कितनी पढ़नी है और सोर्स क्या है, ये हमारा एजेंडा होता है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ अपना हर चीज को आप लोगों को करके चलना है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, एमेच्योर, गैर पैराशुत, तो ये इस तरीके से वन वर्ड आप लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, और इन वन वर्ड्स के बाद इनकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं बुक के अंदर। फिर आपको सेंटेंस के हिसाब से बताया गया है कि इनको सेंटेंसेस के अंदर कैसे कैसे यूज करना है। आपको बेड ऑफ रोजेस क्या होता है, ऐसी जिंदगी जो आरामदायक हो उसको बेड ऑफ रोजेस कहते हैं। ओके जी, और ये आपके आगे आ जाएंगे फिर यहाँ पे आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये है आपके आगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस आ गए हैं आप लोगों के सामने। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, अपना पूरी ताकत लगा के किसी काम को कर देना, नस नस खड़ी कर लेना, पूरा जोर लगा देना, इस तरीके से आपको इन चीजों को याद करना है। टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ फिल्स, यानी कि भाग जाना वहां से। टू डाई इन हार्नेस, काम के दौरान मर जाना। टू फीदर्स वंस नेस्ट, इस तरीके से पढ़ना है। टू बी ऑल एट सी, कंफ्यूज हो जाना, बिल्कुल बीच में किसी चीज के फंस जाना। इस तरीके से आप लोगों को चीजें जो है दोस्तों इंग्लिश के अंदर HSSC के किसी भी एग्जाम के लिए आप इंग्लिश को इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। चाहे आपको इंग्लिश का ई भी ना आता हो, चाहे आप इंग्लिश का सब कुछ जानते हैं, रिवीजन के तौर पे इसको मान सकते हैं। और अगर कोई इंग्लिश का स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है, जिसने इस बुक को पढ़ा होगा, वो कमेंट करके भी बता सकता है कि वो जो मैंने आपको बताया है वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। खुद के ऊपर भरोसा करना, खुद की पीठ थपथपाते रहना, खुद की स्ट्रेंथ को पहचानो, खुद की कैपेबिलिटीज को पहचानो। लोग आपको बोलेंगे कि आपके बस का नहीं है, लोग आपको हमेशा कहेंगे आप नहीं क्लियर कर सकते एग्जाम, कोई बात नहीं, नहीं एग्जाम क्लियर होगा, जिंदगी में कुछ और कर लेंगे। जिंदगी, सरकारी नौकरी मिलना ही जिंदगी तो नहीं होता, सरकारी नौकरी मिलना ही तो कामयाबी नहीं होता, सरकारी नौकरी मिलना ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना होता है, जिंदगी में बहुत सारे रास्ते होते हैं। किसी भी रास्ते के ऊपर चलिए, डेडिकेटेड होकर चलिए, ईमानदारी से चलिए, अपनी मेहनत उस रास्ते पर कीजिए, हर रास्ते में सफलता ही सफलता है।
ये एक ऑप्शन है, एक सिक्योर है कि सरकारी नौकरी अगर हमें मिलती है तो जिंदगी में हर महीने एक लगीबंदी तनख्वाह हमें मिल जाएगी, कहीं ना कहीं हम भूखे नहीं मरेंगे, हमारी फैमिली, हमारी वाइफ, हमारे बच्चों की पढ़ाई हमारी आराम से हो जाएगी, नॉर्मल परिवार हमारा चलता रहेगा। इसके लिए हम कोशिश करते हैं 25 साल 30 साल उम्र तक हमें क्या मिल जाए, एक सरकारी नौकरी हमारे पास हो। लेकिन ये भी रियलिटी है दोस्तों, स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने सारे हैं, वैकेंसीज जो हैं वो मुट्ठी भर हैं, तो सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है, ये कड़वा सच है। बैच के अंदर 5,000 लोगों को जोड़ना, बैच के अंदर 10,000 लोगों को जोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि उन सभी को नौकरी मिलेगी। नौकरी सिर्फ उसको मिलेगी जो ईमानदार होगा खुद के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। ईमानदारी से पढ़ाई करो, ईमानदारी से टीचिंग करो, ईमानदारी से कोई प्राइवेट जॉब करो, हर चीज आप खुद से ईमानदार रहोगे, अपने माता पिता की पिक्चर आपके दिमाग में रहेगी, और फिर आप जब तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस और जो रिजल्ट हैं वो आपको बहुत ही बेटर और बेस्ट मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब हम सीरियस होकर कुछ काम करते हैं, जब हम ईमानदारी से कोई काम करते हैं, मेहनत से कोई काम करते हैं, तो फॉर श्योर हमें सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था कि इंग्लिश को आपको कैसे टैकल करना है, कैसे आप तैयार कर सकते हैं इंग्लिश को हरियाणा एग्जाम्स के लिए, इवन एसएससी के लिए भी ये बुक सफिशिएंट है। इस बुक की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है अपना कंप्यूटर बाय वीरेंद्र, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ साइंस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमें हरियाणा सीईटी के लिए साइंस को हमें कैसे तैयार करना है। इसी तरीके से आप लोगों को मैं बुक्स बताऊंगा, वो बुक्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा मैं। एनसीईआरटी की जो साइंस की किताबें हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहले ही कुछ अपलोड कर दी गई हैं और मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए जो कोचिंग्स और महंगे महंगे ऐसी चीजों में फंसे हुए हैं और वहां से उनको सिवाय डिमोटिवेशन के कुछ नहीं मिल रहा है। उन लोगों के लिए ये वीडियो शायद उनकी हेल्प कर पाए, उनको कुछ बेटर इंसान बना पाए, कुछ अच्छा इंग्लिश में उनको रिजल्ट उनको मिल पाए। तो प्लेन टू पैरामाउंट बुक की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के पढ़िए। सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी से पढ़िए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि बिना कोचिंग और बिना पैसे के भी पढ़ाई हो सकती है। यही मेरा हमेशा आप लोगों को बताने का एक तरीका सा रहता है, जिससे आप कम से कम या फिर बिल्कुल माइनस रिसोर्सेज का यूज करके, पैसे का यूज करके भी कैसे आप एक बेटर तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो ना मैं आपसे कोई पैसा मांगता हूं, ना मैं आपको कोई चीज बेचता हूं, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ एक भाई होने के नाते, एक फ्रेंड होने के नाते, एक मेंटर होने के नाते बस आपसे अच्छी चीजें शेयर करने की कोशिश करता हूं। मानना ना मानना, फॉलो करना ना करना, वो आपकी कॉल है। एक YouTube वीडियो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आप सभी को, हमें सबको आजादी है कुछ करके, कुछ रिकॉर्ड करके अपलोड करने की आजादी हमारे पास है। अच्छी चीज अपलोड करने की वो मैं करता हूं, उसको देखना ना देखना, शेयर करना ना करना, पसंद करना ना पसंद करना, वो आपकी कॉल है। बट टचवुड आप लोगों का हमेशा सपोर्ट रहता है, हमेशा आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो एक दिन जरूर हम सब मिलके कामयाबी को हासिल करेंगे और सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। इन्हीं बातों के साथ टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।